आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही शानदार और एग्जाम के नजरिए से सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक का डीप एनालिसिस करने वाले हैं। अक्सर हम लोग मान लेते हैं कि अगर किसी देश में बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं या वहां बहुत सारा पैसा आ रहा है तो बस वही विकास है। लेकिन क्या सच में ऐसा है? बिल्कुल नहीं। असल में विकास की जो पूरी पिक्चर है ना, वो इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। तो आज के इस सेशन में हम सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट की असली कंसेप्ट को समझेंगे और साथ ही उन दो बड़े मॉडल्स को डिकोड करेंगे जिन्होंने हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया को शेप दिया है। पूंजीवादी और समाजवादी विकास मॉडल। एग्जाम में आंसर लिखते वक्त हमें क्या अप्रोच रखनी चाहिए और इन जटिल थ्योरीज को आसानी से कैसे समझना है, आज ये सब एकदम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हमारा स्ट्रक्चर क्या रहेगा। पहला, सामाजिक विकास क्या है। दूसरा, विकास के प्रमुख आयाम। तीसरा, पूंजीवादी विकास मॉडल। चौथा, समाजवादी विकास मॉडल। पांचवा, इन दोनों में प्रमुख अंतर। और छठा, भारत का मिश्रित मॉडल। सेक्शन 1 सामाजिक विकास क्या है। चलिए इस कंसेप्ट का बेस बनाते हैं। तो सबसे बेसिक और सबसे जरूरी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ये सामाजिक विकास वास्तव में है क्या? जब भी हम सोशियोलॉजी या डेवलपमेंट स्टडीज पढ़ते हैं तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर चर्चा के सेंटर में होता है। देखिए, अगर आसान भाषा में समझें तो सामाजिक विकास एक बहुत ही व्यापक प्रोसेस है। इसका अल्टीमेट गोल सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं है, बल्कि इंसानों का कल्याण है। हमें खुद से ये पूछना होगा, क्या देश के आम नागरिक की लाइफस्टाइल बेहतर हो रही है? क्या उन्हें अच्छी एजुकेशन, बढ़िया हेल्थ केयर और रोजगार मिल रहा है? और सबसे जरूरी बात, क्या समाज के हर एक वर्ग को समान अवसर और न्याय मिल पा रहा है? जब इन सब चीजों में एक पॉजिटिव सुधार होता है ना, तभी हम उसे असली सामाजिक विकास कहते हैं। मतलब ये सिर्फ क्वांटिटी नहीं, बल्कि क्वालिटी वाली प्रोग्रेस है। अब इसी बात को अगर हम थोड़े एकेडमिक एंगल से देखें तो मशहूर समाजशास्त्री टी.बी. बॉटमो ने बहुत ही सटीक बात कही है। उनके हिसाब से ये कोई ऊपर ऊपर का बदलाव नहीं है। उनका कहना है कि जब समाज के स्ट्रक्चर और उसकी संस्थाओं में पॉजिटिव बदलाव आता है, तभी असली विकास होता है। एग्जाम के लिए ये कोड बहुत काम की है, क्योंकि ये एग्जामिनर को दिखाती है कि आप समझते हैं कि नीतियां जब गहराई से बदलती हैं तभी परमानेंट प्रोग्रेस होती है। और अगर इसी थियरी को हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर लेकर आएं तो महात्मा गांधी जी का ये विचार एकदम फिट बैठता है। उन्होंने कहा था कि वास्तविक विकास वही है जो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे अंत्योदय की कंसेप्ट से डायरेक्ट लिंक कर सकते हैं। अंत्योदय मतलब सबसे कमजोर और लाइन में सबसे पीछे खड़े इंसान का उत्थान। जरा सोचिए, अगर विकास का सारा फायदा सिर्फ टॉप के कुछ अमीर लोगों को मिल रहा है तो क्या हम उसे विकास कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इस पूरे एनालिसिस को और भी सॉलिड बनाने के लिए नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन का कैपेबिलिटी अप्रोच या क्षमता दृष्टिकोण समझना तो मस्ट है। वो कहते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ फैसिलिटी देना नहीं है, बल्कि लोगों की कैपेबिलिटी यानी उनकी क्षमताओं को बढ़ाना है। एग्जाम्पल के लिए, एक अच्छी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ आपको पढ़ना लिखना नहीं सिखाती, वो आपको ये आज़ादी और क्षमता देती है कि आप अपनी मर्जी का करियर चुन सकें। है ना कमाल का थॉट? सेक्शन 2, विकास के प्रमुख आयाम। अब देखते हैं कि एक डेवलप्ड समाज किन पिलर्स पर खड़ा होता है। तो यहां से एक बहुत ही एनालिटिकल सवाल दिमाग में आता है। वो कौन से मेन पिलर्स या आयाम हैं जो आपस में मिलकर एक समाज को पूरी तरह से समग्र या होलिस्टिक बनाते हैं? आइए एक एक करके इनका ब्रेकडाउन करते हैं। एक बैलेंस समाज बनाने के लिए ये 5 पिलर्स बहुत जरूरी हैं। पहला है आर्थिक विकास, जो हमें रोजगार, इनकम और प्रोडक्शन देता है। लेकिन सिर्फ पैसा तो सब कुछ नहीं है ना, इसलिए दूसरा पिलर है शैक्षिक विकास, जिससे लिटरेसी और हायर एजुकेशन आती है। तीसरा है हेल्थ या स्वास्थ्य विकास, जो हमारी मेडिकल सुविधाएं और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा को सुधारता है। और मजे की बात देखिए, जब स्वास्थ्य और शिक्षा मिलते हैं तो वो ह्यूमन कैपिटल बनाते हैं जो वापस से इकोनॉमी को बूस्ट करता है। इसके अलावा चौथा पिलर है राजनीतिक विकास, जो ये पक्का करता है कि लोकतंत्र और हमारे सिटीजन राइट्स सेफ रहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सांस्कृतिक विकास, जहां हम अपनी परंपराओं और वैल्यूज को बचाकर रखते हैं। ये पांचों पिलर्स एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। सेक्शन 3, पूंजीवादी विकास मॉडल। अब हम अपनी पहली बड़ी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटलिज्म या पूंजीवाद कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हमें पूछना होगा, इस पूंजीवादी मॉडल के मेन प्रिंसिपल्स आखिर हैं क्या? ये पूरा सिस्टम किस बेस पर टिका है? देखिए, पूंजीवादी व्यवस्था एक ऐसा मॉडल है जहां उत्पादन के साधन
जैसे फैक्ट्रीज, कंपनीज, जमीन, इन सब पर प्राइवेट ओनरशिप होती है। और इस पूरे गेम का एक ही मेन मकसद है प्रॉफिट कमाना। आपने एडम स्मिथ का नाम तो सुना ही होगा। उनका एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है लेसे फेयर। एग्जाम में इसे जरूर मेंशन कीजिएगा। इसका मतलब होता है अहस्तक्षेप, मतलब सरकार मार्केट में कम से कम दखलंदाजी करेगी। तो मार्केट चलाता कौन है? मार्केट को चलाती हैं डिमांड और सप्लाई की शक्तियां। वही तय करती हैं कि क्या बनेगा और कितने में बिकेगा। अब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसके फायदे बहुत जबरदस्त हैं। फ्री मार्केट और भयंकर कंपटीशन की वजह से इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करती है। इनोवेशन रॉकेट की स्पीड से होता है। आज हम जो गूगल या एप्पल जैसी कंपनियों का टेक इनोवेशन देखते हैं, वो इसी कंपटीशन का ही तो रिजल्ट है। इससे हमारे पास ऑप्शंस बढ़ते हैं, नौकरियां आती हैं। लेकिन इसकी कमियां भी बहुत डरावनी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इनइक्वालिटी या आर्थिक असमानता। पैसा घूम फिरकर कुछ ही लोगों की जेब में चला जाता है। प्रॉफिट की अंधी रेस में कई बार वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन यानी शोषण होने लगता है। मशीनें आती हैं तो इंसानों की नौकरी चली जाती है, और ऐसे में सोशल जस्टिस कहीं बहुत पीछे छूट जाता है। सेक्शन 4, समाजवादी विकास मॉडल। पूंजीवाद के जवाब में आया एक बिल्कुल अलग नजरिया। अब अपने दिमाग में दोनों की एक तुलना बैठाने के लिए सोचिए कि अगर कैपिटलिज्म में इतनी कमियां थीं तो उसका अल्टरनेटिव यानी समाजवादी मॉडल किस तरह से काम करता है। समाजवाद या सोशलिज्म पूंजीवाद का एकदम उल्टा है। इस सिस्टम में सब कुछ प्राइवेट लोगों के हाथ में नहीं, बल्कि सरकार या कह लें कि समाज के कंट्रोल में होता है। कार्ल मार्क्स इसके सबसे बड़े थिंकर थे। उनका सपना एक ऐसा क्लासलेस समाज बनाने का था जहां वर्कर्स का कोई शोषण ना कर सके। इस व्यवस्था का प्राइमरी गोल किसी एक इंसान का प्रॉफिट कराना नहीं है, बल्कि पूरे समाज का कल्याण और आर्थिक समानता लाना है। यहां मार्केट नहीं, बल्कि सरकार डिसाइड करती है कि देश को किस चीज की जरूरत है। पूंजीवाद की तरह इस मॉडल के भी अपने प्लस और माइनस पॉइंट्स हैं। सबसे बड़ा प्लस क्या है? इक्वालिटी। कोई बहुत अमीर या बहुत गरीब नहीं होता। सरकार सबको एजुकेशन, हेल्थ और रोजगार की गारंटी देती है। एग्जाम के लिए क्यूबा का उदाहरण एकदम परफेक्ट है। वहाँ संसाधन कम है, लेकिन फिर भी उनका हेल्थ केयर सिस्टम दुनिया के सबसे बेहतरीन और सस्ते सिस्टम्स में गिना जाता है। लेकिन इसकी कमियां क्या हैं? असल में जब सरकार का इतना ज़्यादा कंट्रोल हो जाता है तो पर्सनल फाइनेंशियल फ्रीडम खत्म सी हो जाती है। जब मार्केट में कोई रेस ही नहीं है तो लोग नया क्यों सोचेंगे? मतलब इनोवेशन धीमा पड़ जाता है। और क्योंकि सब कुछ ब्यूरोक्रेसी यानी नौकरशाही के हाथ में होता है, तो करप्शन और रेड टेपिज्म यानी लाल फीताशाही बढ़ने का पूरा चांस रहता है। सेक्शन 5, मॉडलों में प्रमुख अंतर। एग्जाम के लिए ये तुलनात्मक एनालिसिस बहुत जरूरी है। तो अब तक की थ्योरी के बाद एक बहुत ही सीधा सा सवाल उठता है, अगर इन दोनों सिस्टम्स को आमने सामने रख दें तो इनमें बिल्कुल बेसिक डिफरेंस क्या निकल कर आएंगे? इस टेबल को ध्यान से देखिए, ये सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर देगी। अगर हम स्वामित्व यानी ओनरशिप को बेस बनाएं तो पूंजीवाद में सब कुछ प्राइवेट है, जबकि समाजवाद में सब पब्लिक या सरकार का है। इनके इरादे भी एकदम अलग हैं। पूंजीवाद का इंजन प्रॉफिट से चलता है और समाजवाद का इंजन सोशल वेलफेयर से। अर्थव्यवस्था कैसे चलती है? कैपिटलिज्म में मार्केट डिसाइड करता है, लेकिन सोशलिज्म में सरकार प्रॉपर प्लानिंग करती है। इसी वजह से कैपिटलिज्म में गला काट कंपटीशन होता है और सरकार का रोल न के बराबर होता है। वहीं दूसरी तरफ समाजवाद में कंपटीशन बहुत कम होता है और हर जगह सरकार का ही दखल होता है। सेक्शन 6, भारत का मिश्रित मॉडल। थ्योरी की दुनिया से बाहर निकलकर देखते हैं कि एक असल देश ने क्या किया। जब 1947 में भारत आजाद हुआ ना, तो हमारे सामने एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सवाल था। हमें इन दोनों मॉडल्स में से एक को चुनना था। तो भारत ने कौन सा रास्ता चुना? और सबसे बड़ी बात, क्यों चुना? भारत का जवाब बहुत ही स्मार्ट और प्रैक्टिकल था। हमने चुनी मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। हमने किसी एक एक्सट्रीम को पकड़ने के बजाय दोनों मॉडल्स की सबसे अच्छी चीजें उठा ली। समाजवाद से हमने लिया समानता का आइडिया। इसके लिए 5 ईयर प्लान्स यानी पंचवर्षीय योजनाएं बनी, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर के PSUs खड़े किए गए और गरीब कल्याण की ढेरों योजनाएं लाई गईं। और फिर 1991 में जब LPG रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, तो हमने पूंजीवाद के फायदों को भी अपना लिया ताकि विदेशी निवेश आए और देश तेजी से ग्रो करे। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? सबका साथ सबका विकास। मतलब इकोनॉमी भी रॉकेट की तरह भागे और समाज में न्याय भी बना रहे। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद आज हम आपको एक थॉट के साथ छोड़ना चाहते हैं। आज की इस कॉम्प्लेक्स दुनिया में जहां क्लाइमेट चेंज और भयंकर आर्थिक असमानता जैसी ग्लोबल प्रॉब्लम्स हमारे सामने खड़ी हैं, क्या कोई भी एक प्योर थियोरेटिकल मॉडल हमारा बेड़ा पार लगा सकता है?
या फिर फ्यूचर में हमें इन मॉडल्स को तोड़ मरोड़ कर कुछ बिल्कुल नया और ज्यादा मानवीय सिस्टम बनाना पड़ेगा? सोचिएगा जरूर। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।